अपने वादा के हिसाब से मैं फिर 9 बजे के वीडियो में आज फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे लाभांश निर्णय से आप क्या समझते हैं, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। और डिविडेंड पॉलिसी को कौन कौन सा वर्ड अफेक्ट करता है। मेरे भाई, आज का ये वीडियो डिविडेंड पॉलिसी का है, जो 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। अगर आप 20 और 21 का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये डिविडेंड पॉलिसी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। लाभांश निर्णय, इस क्वेश्चन को बताने से पूर्व थोड़ा सा ये आप जानिए, पहला वर्ड जानिए कंपनी। कंपनी में जो पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को चाहिए क्या, तो टाइम पर डिविडेंड। क्या रिमिया झिमिया समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब, कंपनी इशू करती है शेयर, और जो शेयर खरीदते वो शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को क्या चाहिए टाइम टू टाइम, डिविडेंड, लाभांश। तो आज वही चर्चा होगा कि लाभ का कितना हिस्सा बांटना है और लाभ का कितना हिस्सा नहीं बांटना है। वही चर्चा जो हमारा कहलाएगा लाभांश निर्णय। जो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि लाभांश निर्णय से आप क्या समझते हैं। लाभांश निर्णय, डिविडेंड पॉलिसी और इसको प्रभावित करने वाले, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से वर्ड इस डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पेपर 5 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और थोड़ा सा चर्चा इस वीडियो के बाद हम 5 मिनट का वीडियो और बनाएंगे, उसको भी देखिएगा। बहुत सारे बच्चे कुछ कमेंट किए, उस कमेंट का जवाब देंगे हम। 2 तारीख से जो मई में एग्जाम होने वाला था वो 12 तारीख से होगा। 10 दिन का टाइम हमको ज्यादा मिल रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद, अगले वीडियो में, यानी आज ही का दूसरा वीडियो, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। देखा जाए, आज का क्वेश्चन हमारा है लाभांश निर्णय, डिविडेंड पॉलिसी। लाभांश निर्णय, डिविडेंड पॉलिसी भी बोल सकते हैं, या जिसको डिविडेंड डिसीजन भी बोल सकते हैं। लाभांश निर्णय, डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन कहता है इसके बारे में कि लाभ का कितना हिस्सा, गौर से सुनिए, लाभ का कितना हिस्सा अंशधारियों को बांटना है, कितना हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के रोक के रखना है। इसका जो निर्णय लिया जाएगा उसी को हम लोग लाभांश निर्णय के नाम से जानते हैं। एक बार स्क्रीन वाले आंसर पे चले आइए। देखा जाए, लाभांश निर्णय, इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रोक लिया जाए। जो हमने बोला वही आपने स्क्रीन पे देखा कि लाभ का कितना हिस्सा बांटना है और लाभ के कितने हिस्सों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोक के रखना है। उस पर जो निर्णय लिया जाएगा उसी को हम लोग लाभांश निर्णय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायः अंशधारी चाहते हैं कि उसे अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त हो। कोई भी शेयर होल्डर क्या चाहेगा, उसको अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त हो। प्रबंधक चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से व्यवसाय में ही रख लिया जाए। गौर से समझिए, शेयर होल्डर चाहता है उसको अधिक से अधिक डिविडेंड मिले। मैनेजर चाहता है, कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति चाहता है कि उस पैसा को रोक के रखे, ताकि अगर मेरा कोई फ्यूचर प्लानिंग है, कोई भावी आवश्यकता है, तो उसको पूर्ति किया जाएगा। वित्तीय प्रबंधक को संतुलन की स्थिति बनानी पड़ती है ताकि दोनों पक्षकार संतुष्ट हों।
एक पक्षकार शेयर होल्डर, समझ रहे हैं आप लोग, एक पक्षकार शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाता है, और दूसरा मैनेजर। शेयर होल्डर चाहता है उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, मैनेजर चाहता है कि उस पैसा को रोक ले ताकि कोई फ्यूचर प्लानिंग है तो उससे उसकी पूर्ति करेंगे। इसमें जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं वो संतुलन का यानी बैलेंस डिसीजन लेते हैं कि कितना हिस्सा बांटना है लाभ का, कितना हिस्सा रोक के रखना है। इसी को मेरे भाई हम लोग बोलते हैं लाभांश निर्णय, डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक, देखिए लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले हमारे घटक कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है आय की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ अर्निंग। नाम से ही स्पष्ट है और मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास से ही बोला, अभी तक आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, आपने 11th 12th पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 5 साल से आपने कॉमर्स को झेला है, दैट मीन्स कॉमर्स को पढ़ा है। तो कॉमर्स का जो स्टूडेंट 5 साल से पढ़ेगा वो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन क्रिएशन क्यों नहीं करेगा? करना ही चाहिए। तो चलिए, आय की मात्रा, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट पर्याप्त है, आय की मात्रा दैट मीन्स प्रॉफिट, कंपनी के पास अगर आय की मात्रा पर्याप्त है, उसको करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का आय परफेक्ट है, तो उसको डिविडेंड बांट देना चाहिए, उसको डिविडेंड रोकने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आय की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी अगर अर्निंग करती आ रही है, कंपनी का अर्निंग स्थिति बना हुआ है, कंपनी अच्छे आय को कमा रही है, उस स्थिति में भी आपको कंपनी को डिविडेंड बांट देना चाहिए। विपरीत स्थिति में आप डिविडेंड को रोक सकते हैं। लाभांश की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, लाभांश की स्थिरता। लाभांश की स्थिरता का मतलब होता है कि हर कंपनी प्रति अंश लाभांश को स्थिर रखने की नीति को अपनाती है। यानी कंपनी का पॉलिसी होता है न डिविडेंड ज्यादा बढ़े न ज्यादा घटे। अगर हमारा लाभांश की स्थिरता सामान्य है, कहता है कि यहां लाभांश की स्थिरता का अभिप्राय लाभांश के किसी भी स्थिति में कम न होने देने से है, यानी लाभांश का पैसा कमना नहीं चाहिए। लाभांश स्थिर रहे अथवा बढ़े तो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए, बढ़े तो क्या है, अच्छा है। इस दृष्टिकोण से आय के थोड़े से परिवर्तन से लाभांश दर को न तो घटाना चाहिए और न ही बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा डिविडेंड थोड़ा बहुत बढ़ रहा है या घट रहा है, उस स्थिति में शेयर होल्डर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड दे दीजिए भाई। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, विकास की संभावनाएं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं टाटा का नाम बहुत सुना हुआ है, हम टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा को लग रहा है कि नहीं, हम कुछ अपने अगले कुछ प्रोजेक्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर में मुझे एक प्रोजेक्ट और बढ़ाना है, नए प्रोजेक्ट की ओर कुछ काम को ले जाना है। तो प्रोजेक्ट की ओर ले जाने के लिए पैसा चाहिए कंपनी को, तो कंपनी उस स्थिति में डिविडेंड को रोक लेगी। जब ही डिविडेंड रुकेगा तो पर्याप्त पैसा हो जाएगा। तो विकास की संभावना की स्थिति में आप डिविडेंड को रोक सकते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड को ड्यू कर देंगे। अब आइए पांचवा पॉइंट, रोकर की स्थिति। रोकर प्रवाह स्थिति बोलिए या रोकर की स्थिति बोलिए। कहता है रोकर प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। अगर इंस्टीट्यूशन के पास, कंपनी के पास पर्याप्त कैश है तो डिविडेंड लौटा देना चाहिए मेरे भाई, डिविडेंड रोकने की जरूरत नहीं है। आप एक बार, उसके बाद है छठा पॉइंट, अंशधारी प्राथमिकता, शेयर होल्डर प्रीफरेंस। शेयर होल्डर का क्या प्रेफरेंस है? उसमें दो बात, जो नियमित आय रेगुलर इनकम चाहते हैं, और दूसरा जो पूंजी लाभ कैपिटल गेन चाहते हैं। इस दोनों को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। पहला पॉइंट है रेगुलर इनकम।
नियमित आय, जो शेयर होल्डर चाहता है उसको नियमित पैसा आवे, उसको डिविडेंड से मतलब है, उसके कैपिटल ग्रोथ से उसको मतलब नहीं है, उसको टाइम टू टाइम डिविडेंड आना चाहिए। तो हमको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारा शेयर होल्डर यह सोच वाला है कि उसको रेगुलर इनकम हो, तो उस शेयर होल्डर का पैसा लौटा देना चाहिए, उसके डिविडेंड को लौटा देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड जो नियमित आय चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है जो पूंजी लाभ, कैपिटल गेन चाहते हैं। जो शेयर होल्डर चाहता है कि उसका कैपिटल ग्रोथ करे, कैपिटल बढ़े, समझ में आ रहा है? जो कैपिटल ग्रोथ करानी चाहती है जो कंपनी, वह शेयर होल्डर का पैसा को रोक के रख लेगी। जब ये शेयर, आप डिविडेंड के पैसा को रोक के रख लीजिए, कैपिटल में अगले साल उसके डिविडेंड को जोड़ दीजिए तो कैपिटल उसका बढ़ जाएगा। सोचने वाली बात है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया पर किसी शेयर होल्डर को 10,000 डिविडेंड मिल गया, तो हम डिविडेंड लौटा देंगे ऐसे शेयर होल्डर को जिसको रेगुलर इनकम चाहिए। ऐसा शेयर होल्डर जो चाहता नहीं उसका कैपिटल ग्रो करे, यहां गौर से देखिए स्क्रीन पे, कैपिटल, पूंजी लाभ, कैपिटल ग्रो करे। तो आप सोचिए 1 लाख वो और 10,000 डिविडेंड, तो अगले साल उसका कैपिटल हो गया ना 1 लाख प्लस 10,000 बराबर 1,10,000। तो ये दो तरह के हमारे बीच में शेयर होल्डर होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उसका बाद कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। चलिए इसको थोड़ा सा आप समझते हैं। ये टैक्सेशन पॉलिसी क्या है मेरे भाई? टैक्सेशन पॉलिसी क्या है इसको आप समझाते हैं। कहता है लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति पर निर्भर करता है, यानी लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी पर निर्भर करता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो, गौर से समझिए, यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो तो कम लाभांश देना बेहतर रहेगा, नेचुरल बात है। इसके विपरीत लाभांश पर कर की दर कम होने की स्थिति में अधिक लाभांश दिया जाना उचित होगा। आजकल अंशधारियों के हाथों में लाभांश आय का कर मुक्त है, इस दृष्टिकोण से अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करना पसंद करते हैं। अब कोई भी शेयर होल्डर ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, उसको है कि टाइम टू टाइम उसके डिविडेंड का पैसा उसके अकाउंट में आ जाना चाहिए। यही है टैक्सेशन पॉलिसी। अब आइए नेक्स्ट, इसको शॉर्ट करें। अब है पॉइंट अंश बाजार प्रतिक्रिया, इसको थोड़ा सा आप समझिए भाई। लिखा हुआ है अंश बाजार प्रतिक्रिया, यह क्या होता है गौर से देखिए। लाभांश व अंशों के बाजार मूल्य में सीधा संबंध होता है, यानी लाभांश, डिविडेंड और अंश मतलब शेयर में सीधा संबंध होता है। अर्थात यदि लाभांश अधिक दर से घोषित किया जाता है तो इसे एक अच्छी खबर मानी जाती है। अगर हम डिविडेंड, DIVIDEND, अगर हम डिविडेंड लौटा रहे हैं ज्यादा मात्रा में तो उसको अच्छा माना जाता है। परिणाम तो अंशों का मूल्य बढ़ता है, यानी जो हमारा शेयर का प्राइस होता है वो बढ़ता है। इस प्रकार लाभांश की दर में कमी से अंशों का बाजार मूल्य में कमी आती है। कॉमन सेंस का बात है। हम डिविडेंड ज्यादा लौटा रहे हैं, हम डिविडेंड शेयर होल्डर को बड़ी मात्रा में लौटा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा स्थिति, अगर हम कमी कर रहे हैं तो मार्केट में मेरा वैल्यू घट जाएगा। अतः वित्तीय प्रबंधक को लाभांश दर निर्धारित करते समय उसके अंशों के बाजार मूल्य पर होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी एक नोट लिखा हुआ है, प्रत्येक कंपनी यह इच्छा होती है कि किसी भी हाल में उसके अंशों का बाजार मूल्य कम ना हो। सिंपल बात, कंपनी क्या चाहेगा, उसका शेयर का मार्केट में डिमांड बढ़े। जब ये डिमांड बढ़ेगा तो प्रीमियम पर शेयर जारी कर लेगा। और आप पढ़े होंगे
जब प्रीमियम शेयर जारी करता है तो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि हर स्टॉक मार्केट जो होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में डिविडेंड लौटाया जाए ताकि शेयर होल्डर का विश्वास कंपनी में बना रहे। अब आइए पूंजी बाजार तक पहुंच, एससी टू कैपिटल मार्केट, बोलिए। पूंजी बाजार तक पहुंच कहता यदि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी पूंजी बाजार से आसानी से वित्त एकत्रित कर सकती है तो उसे अधिक लाभांश घोषित करना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगर आपको आसानी से मार्केट से पैसा मिल रहा है तो डिविडेंड लौटाइए। जब भी आप डिविडेंड लौटाएंगे तो कंपनी आप पर विश्वास, शेयर होल्डर का आपकी कंपनी में विश्वास होगा, आपका शेयर ज्यादा बिकेगा मार्केट में। और लास्ट है वैधानिक बंधन। वैधानिक बंधन का मतलब होता है कुछ प्रावधान के तहत कुछ सरकार की नीतियां होती है, उस नीतियां को भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वैधानिक बंधन, कंपनी की लाभांश नीति देखिए, कंपनी की लाभांश नीति वैधानिक प्रावधानों के अनुकूल होनी चाहिए। वैधानिक प्रावधानों के अनुकूल कंपनी के दत्त अंश पूंजी यानी पेड अप शेयर कैपिटल में से लाभांश नहीं दे सकती है। आप जानते हैं जो जितना पैसा से कंपनी बिजनेस व्यापार करती है किसी भी स्थिति में वो अपने कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकती है। गौर से समझिए, कैपिटल में से डिविडेंड नहीं बंटना चाहिए। यानी इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि कैपिटल में से लाभांश नहीं बांटना चाहिए। और लास्ट में है अनुबंधित बंधन, यानी जब कंपनी ऋण के रूप में वित्त प्राप्त करती है, जब कंपनी ऋण के रूप में वित्त प्राप्त करती है तो ऋणदाता कभी भी नहीं चाहता है कि उसका डिविडेंड ज्यादा बटे, पहले उसको ब्याज मिल जाना चाहिए। तो चलिए वंस अगेन एक बार पॉइंट सबको रिवीजन के दृष्टिकोण से फटाफट देख लेते हैं कि लाभांश का, लाभ का कितना हिस्सा बांटना है, कितना हिस्सा को भावी आवश्यकताओं के लिए रोक के रखना है, इसका जो निर्णय लिया जाता है उसी को हम लोग लाभांश निर्णय कहते हैं। प्रभावित करने तंत्र है आय की मात्रा, समझ रहे हैं, आय पर्याप्त है डिविडेंड बांटिए, नहीं है डिविडेंड नहीं बांटिए। आय की स्थिरता, आय स्थिर है डिविडेंड बांटिए, नहीं तो नहीं बांटिए। लाभांश की स्थिरता, लाभांश की अच्छी स्थिति है डिविडेंड बांटिए, नहीं तो नहीं बांटिए। विकास की संभावना, अगर आपको लग रहा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड को रोक के रख लीजिए, डिविडेंड बांटने का जरूरत नहीं है। रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश का पोजीशन बढ़िया है तो डिविडेंड बांटिए, अन्यथा डिविडेंड को रोक के रखिए। अंशधारियों की प्राथमिकता, जो रेगुलर इनकम चाहता है शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर रेगुलर इनकम चाहता है उसको डिविडेंड लौटा दीजिए, और जो शेयर होल्डर चाहता है उसका कैपिटल ग्रोथ करे, वो कैपिटल बढ़े, उसके डिविडेंड को रोक के रख लीजिए। टैक्सेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखना चाहिए, अंश बाजार प्रतिक्रिया उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, और पूंजी बाजार तक पहुंच आपकी हो वैधानिक बंधन। इतने पॉइंट को अगर आप गौर से 2 बार 4 बार रीडिंग दे देंगे, देख लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। लाभांश निर्णय बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग 1 साल 2 साल गैप करके पूछते रहता है। अब इसके बाद जो भी हम वीडियो बनाएंगे, कुछ बच्चे के कमेंट्स में वीडियो बनाएंगे, वो बच्चे हमसे क्या उम्मीद चाह रहे हैं और उस उम्मीद पे हम कहां तक खरा उतरेंगे, बस 5 मिनट ब्रेक के बाद।